हाँ, मैं तो इसको पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि सब कॉन्टिनेंट, बल्कि सारी दुनिया के हवाले से एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, थिएटर, ड्रामा, फिल्म, पढ़ंत ज़िया मोहिउद्दीन एक भरपूर शानदार ज़िंदगी गुजार कर रुखसत हुए। मैंने कहा ना, एक मिसाली ज़िंदगी। 50 की दहाई में लंदन चले गए, थिएटर किया और वहाँ लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म में अदाकारी की। फिर डॉक्टर अजीज़ बने, वो भी बड़ी उसने शोहरत पाई। और जो शेक्सपियर चला लंदन के थिएटर में बरसों, उसमें मरकज़ी किरदार ज़िया मोहिउद्दीन ने अदा किया। थिएटर फिल्म के बाद 70 की दहाई में पाकिस्तान वापस आए और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने शोज़ की बुनियाद रखी। ज़िया मोहिउद्दीन शो एक ऐसा शो था जिसने बरसों टीवी पर राज किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि उनकी तरह, यानी ज़िया मोहिउद्दीन की तरह शो करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उससे बढ़कर उनका कारनामा अब ये था कि उन्होंने नापा की बुनियाद रखी, नेशनल थिएटर की बुनियाद रखी यहाँ कराची में, और बड़े उसकी मुखालफत हुई। इवन ये कि उसके कोई हिंदू जिमखाना के जो ओनर थे या जो कुछ और थे, हुकूमत के सिंध के लोग, वो उस पर कब्ज़ा करने आ गए और वो एक ऐसा इदारा, इंस्टीट्यूशन बना जिसने पिछले एक दहाई में सैकड़ों की तादाद में, नहीं कह सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में आर्टिस्टों को हर शोबे में, मौसीकी में, थिएटर में, अदब में, लिटरेचर में, पढ़ंत में और ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक वो एक मुतहर्रिक शख्सियत की हैसियत से ज़िंदा रहे। इसीलिए मैं कहूँगा कि उन्होंने एक शानदार ज़िंदगी गुजारी, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और रुखसत हुए। ज़िया मोहिउद्दीन जैसे लोग एक एहसास लोग होते हैं, याद रखे जाते हैं बरसों नहीं सदियों। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, खुदा हाफिज़, वही ज़िया मोहिउद्दीन। चलते हैं ब्रेक की तरफ। GTV में मुजाहिर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हमारे साबिक़ आर्मी चीफ पर हमलों का सिलसिला जारी है और गो के अभी तक बाजवा साहब के महाज पर यानी खामोशी है। एक आध बार हल्का फुल्का उन्होंने बात कही होगी और अब तो उन्होंने उनको सुपरमैन का खिताब दिया, सुपर बाजवा का खिताब दिया और कहते हैं जी साजिश अमेरिका ने नहीं, बाजवा साहब ने की था। देखिए खान साहब की ताज़ा तरीन जो हमला हुआ है उनका बाजवा साहब पे, जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, वो सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहा है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। जनरल साहब, इब्तिदा में मैं तो खैर लफ्ज़ इस्तेमाल यू टर्न वगैरह का नहीं करता खान साहब से, लेकिन पहले वो बहुत अमेरिका पे जोर देते थे कि उन्होंने उनकी हुकूमत को रुखसत किया, फिर साइफर और ये वो। अब कुछ मैं फिर वही कहूँगा कि बाज़ारी ज़बान में खान साहब की कुछ बाजवा साहब पर आके सुई अटक गई है। ये जो नया उनका बयानिया आया है, इससे कोई मकान कोई बहुत ज़्यादा कुछ सियासी फ़ायदे तो नहीं उठा सकेंगे। क्या वजह है बाजवा, क्यों उनमें उनसे इतनी इंतकाम की हद तक मुझे लगता है उनके लहजे में जब उनका नाम आते ही बदल जाता है बिल्कुल। बाजवा लोधी साहब जी बहुत शुक्रिया। मुझे आपका पूरा सवाल समझ तो इसलिए नहीं आया कि आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, लेकिन चूंकि अंदर अंदर टुकड़ों मैं जोड़ सकता हूँ। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मतलब बात की है कि कंट्रोल उनके पास था, जिम्मेदारी मेरे पास थी, और इस किस्म की जो बातचीत की है उस पर आप मेरा तबसरा चाह रहे हैं। जी अंदाजा मैंने देखिए, पहली बात तो ये कि जो शख्स चला जाए और जवाब देने के लिए मौजूद ना हो,
उस पर हमले करना या ना करना ये एक अलग इखलाकी पहलू है जो देख लेना चाहिए। लेकिन ये भी तो आप ध्यान में रखें कि बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद उनको चाहिए था कि वो बिल्कुल किसी कोने में चले जाते, खामोशी इख्तियार करते। उधर से भी तो खामोशी इख्तियार नहीं हुई ना। आपको पता है कि अभी वो चौधरी साहब का जो कॉलम आया और जो इस किस्म की चीज़ें आई हैं। तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि दोनों साइडें एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी बंद करें। और अब उसका फ़ायदा भी नहीं है लकीर पीटने का जब सांप गुजर गया। लेकिन एक जो प्रिंसिपल बात है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जब कोई भी सियासतदान ये शिकायत करे, कोई भी हो जो ये शिकायत करे कि जी मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, तो वो फिर उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने आप को असर्ट करे और अपनी मर्जी से काम आगे चलाए, क्योंकि आप गवर्नमेंट है, आपके पास पार्लियामेंट है, यहाँ पर सुपीरियर जुडिशरी है, और यहाँ पर इस्तीफा दे। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप आगे चलते भी रहें और शिकायतें भी करते रहें। तो मेरा अपना ख्याल है कि चाहे ये पहले भी लोग ये कहते रहे, ये सिर्फ ये इमरान खान साहब ने बात नहीं की पहली दफ़ा। आपको पता है कि PMLN के क्या बातचीत हुई है, आपको ये भी पता है कि मेमो गेट सारा क्या मामला था और क्या कह रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, अमेरिकनों की मदद हासिल कर रहे थे। तो मुजाहिद साहब ये अफसोसनाक बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें एक शख्स जो है वो जिम्मेदार है और दूसरा नहीं है, एक तो ये भी गलत है। और दूसरा अगर आप ये कहें कि ये सिर्फ इमरान खान का बयानिया है और किसी ने ऐसी बात नहीं की, तो ये भी गलत है। नहीं, वो अखलाकी तौर पर तो मैं ये देख रहा था हमारे यहाँ, सॉरी टू से, इवन ये कि बाजवा साहब तो जिंदा हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के गुजरने के बाद मैं TV एंकरों को देख रहा था जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। कौमी असम्बली ने उनके लिए और सेनेट ने करारदाद तक पेश करने किया, जबकि हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी को गुजर जाने के बाद। और बहरहाल मुशर्रफ साहब से इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन आज लोग याद कर रहे हैं ना, उनकी जो इकॉनमी को जो स्ट्रॉन्ग करके गए, वॉर ऑन टेरर को जो कुछ कर गए, तो मुशर्रफ साहब को भी एक बड़ा हल्का जो है उनको, तो ये तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक मॉरलिटी का मसला है। लेकिन आप ये समझते हैं कि किस हद तक जो यानी ये ठीक है कि वो अयूब खान का दौर नहीं है, न इतना मीडिया मौजूद था। इवन हम ज़िया-उल-हक का दौर भी काउंट नहीं कर सकते, उस वक्त भी इतना वोकल मीडिया नहीं था। फिर ज़रूरत थी अमेरिका की, फिर अफगान वॉर आ गई। लेकिन क्या बाद में जब हमारे कियानी साहब आते हैं और हमारे राइल शरीफ साहब आते हैं और यहाँ तक आते थे, क्या एक इंडिविजुअल आर्मी चीफ ही तमाम फैसले करता है? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता? जहाँ तक मैंने सुना है कि आपके यहाँ भी एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक कोर कमांडर्स का, कि जब कोई आती है चीज़ तो उसमें मेजॉरिटी एक फैसला करती है और मेजॉरिटी डिसएग्री भी करती है। तो खाली उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, लोधी साहब? जी, ये तो पता नहीं आपके पास तो उस वक्त के क्लिप्स होंगे या नहीं, जब ये जनरल मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा चला के सजा दी गई थी। उस वक्त मेरा मौक़िफ़ भी यही था कि आपने अगर सजा देनी है तो पूरी काबीना को साथ लेकर आएँ कटहरे में, आप सारे कोर कमांडर्स को लेकर आएँ कटहरे में, तब आप बात करें। तो ये भी आप बात सही कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो ऐसे फैसले नहीं कर सकता, वो उसको अपने कोर कमांडर के साथ मशवरा करना पड़ता है। एक तो ये पहलू है। इससे ज़्यादा अहम पहलू मेरे ख्याल में ये है कि अगर कोई वैक्यूम दे तो उसके अंदर कोई घुसता है ना, अगर आप मौका दें तो ये ऐसे काम होते हैं ना। तो ये जो लगातार एक हर्जा सराई है फौज के खिलाफ सियासतदानों की, जी हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें काम नहीं, भाई अगर या तो आप काम करें, और अगर काम नहीं करने दिया जाता तो एक तरफ हो, ताकि कम से कम लोगों को तो पता चले कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा। एक तरफ आप चिपके रहते हैं उसके साथ और दूसरी तरफ कहते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिया जो है ये सियासतदानों की तरफ से, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इमरान खान की तरफ मेरा इशारा नहीं है, ये सब के सब इसमें मुलव्वस रहे हैं और सभी का ये बयानिया रहा है कि जी हमें फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाने देते, हमें ये नहीं करने देते। भाई ये क्या बात हुई कि हमें फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाने देते? बनाए ना, आप लेकर जाएं, पार्लियामेंट में लेकर जाएं। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है आप जुडिशरी के पास लेकर जाएं, किसी के वो शिकायत लगाएं, बताएं, लोगों के पास वापस जाएं, छोड़ें इक़्तिदार को, उधर से चिपके रहते हैं। आपका कहना बजा इसलिए भी है कि इमरान खान साहब गालिबन जिस रात उनका इक़्तिदार जा रहा था उस रात तक भी उन्होंने कुछ नहीं कहा बाजवा साहब के बारे में। अमेरिका दूसरों में जिम्मेदारी डालते रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 3 साल पूरी जो शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान, ये लोग जो गवर्नमेंट में हैं, ये
मातूब करते रहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि जी उसने मुसल्लत किया है इमरान खान को, उसने पैसे दिया है। ये हमारे सियासतदानों का बड़ा पहलू है। लेकिन गालिबन अगर मैं इस नज़र से देखूँ लोधी साहब के समहाउ इधर कुछ अरसे से यानी हमारे कुछ लोगों ने पहले तो बहुत एडवेंचरिज्म कर चुके, जनरल हमीद गुल जैसे लोग, उसका आपको पता है कितना नुकसान हुआ जब वो जनरल अख्तर अमान कह के मैं फाते था अफ़गानिस्तान का, कितना नुकसान हुआ उस सब का। लेकिन लगता ये है कि वो के कहा तो था हमारे मौजूदा चीफ ने और शायद उस पर अमल भी कर रहे हूँ, रिविजिट तो मेरे ख्याल है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी करना पड़ेगा, अपने पास्ट के जो कुछ इंडिविजुअल मुहिमजू हजरात थे लोधी साहब। जी इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें तो देखें ये तो खुद जनरल बाजवा जाते जाते ये कह भी गए कि जो हमने जितनी कोशिशें की वो गलत थी। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमें क्लियरली नज़र आना चाहिए और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि वाकई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रवश बदली है। उसके लिए वाज़े इशारे होने चाहिए और उसका कुछ इशारे मिल रहे हैं, कुछ का लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि किसी किस्म का शक व शुबा अभी अवाम के ज़हन में नहीं होना चाहिए कि अभी भी जो है ना कोई ऐसे काम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है जो कि उनके नहीं बनते। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें चीज़ों को और वाज़े करने की जरूरत है। गो के उन्होंने कहा भी है कि अब हम किसी नहीं, लेकिन लोधी साहब कहा तो है, लेकिन लोधी साहब आप जानते हैं कि बल्कि आपने सुना होगा जो हमारे जनरल बाजवा साहब का आखिरी खिताब था और वो बड़ा अहम होता है और आप भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि आमतौर पर आर्मी चीफ का जो खिताब होता है वो उसका उस फ़र्द का, इंडिविजुअल्स का नहीं होता। उन्होंने जो हमला किया जाते जाते और ये तक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि वो जो बयानिया था वो शख्स मफरूर हो गया। मेरा ख्याल में खान साहब एक तो खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आए, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया कि बराह रास्त उन पे हमला था कि वो मफरूर हो गया बयानिया। ये जुमला जो है बाजवा साहब का जाने से लगता है कि उनके दिल में कुछ ना कुछ था और मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने जो तकरीर आमतौर पर जब की जाती है इस तरह की आखिरी उसमें एतमाद में भी लिया जाता है, कंसर्न भी किया जाता है, कलेक्टिव स्पीच होती है, ये जुमला चला गया उनका और शायद यही सबब बन रहा है इस वक्त खान साहब के इस लहबो लहजे का। जी वो सही है और अब तो चीजें सामने आ रही है ना, ये तो वो तो एक जरूर एक हो सकता है एलिमेंट, लेकिन अब जो कुछ और कहा जा रहा है बाद में दोनों तरफ से वो भी तो इसको और गहरा कर रहा है ना कड़वाहट को। तो मैं ये समझता हूँ गो के हम कहते रहते हैं कि आर्मी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंस का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा चीफ को चाहिए, ये मेरा उनके लिए एक मशवरा है, मेरे छोटे भाई हैं, कि वो जनरल बाजवा को भी कहें कि जी आप गुफ्तगू में थोड़ा सा ख्याल करें और अगर ना गुफ्तगू करें तो अच्छा है, क्योंकि 2 साल तक वैसे भी पाबंदी है आपके ऊपर। वो उनके अपने लिए भी अच्छा है और फौज के लिए भी अच्छा है कि वो कोई बात ना करें। अभी नए चीफ को हैंडल करने दें, जो भी ऐसी सिचुएशन है। नए चीफ ने अपने आप को दूर रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से चलता रहे। और मैं ये इस्तदा करूंगा इमरान खान साहब से भी कि वो जो चले गए उनकी बातें करने का फायदा नहीं है। और लेकिन नहीं जनरल साहब आप जो चले गए हैं फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा बहरहाल आपको ये है ना कि आपको मैंने फिर वही कहा कि माशाल्लाह आप तो अथॉरिटी हैं कि वो जो दौर होता है ज़िया-उल-हक के दौर का पूरा इम्पैक्ट रहा ना, चले तो गए मतलब जो उनकी अफगान पॉलिसी थी, फिर लोग कहते हैं जो क्लाशनकोफ आई, फिर हेरोइन आई, फिर एक ख़ास नज़र से जो उनका मजहबी नुक्ता नज़र था वो उसने प्रवेल किया, बल्कि लोग कहते हैं आज तक वो जारी है। तो ये भी एक रहा कि उनका 10 साला दौर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। मुशर्रफ साहब का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, वो जिस दिन रुखसत हो गए उस दिन मुशर्रफ दौर ख़त्म हो गया। तो इसमें जो इमरान खान साहब का शायद ये भी ख्याल है कि बाजवा साहब चले तो गए हैं, लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन के लिए शायद अभी कुछ कहीं ना कहीं वो उसके आसार पाए जाते हैं। नहीं वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तो फिर काम आपका है, मेरा है, एनालिस्ट का है, या जब आपने कोई बयान देना, इंडिविजुअल की लड़ाई तो नहीं है ना
ये लड़ाई मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से लड़ी जा सकती है। पीटीआई को पूरी तवज्जो देनी चाहिए अपने पॉलिटिकल एरेना में, पॉलिटिकल जो उनके हरीफ हैं उनकी तरफ अपनी तवज्जो रखें। और ये जब कोई पॉलिसी बयान देना हो, जब वो किसी ऐसी जगह पर आ जाएं जहां पर वो कहना चाहें जी पिछला दौर ये था, वो तो हो सकता है, वरना मेरे ख्याल में ये अभी पब्लिक डोमेन में अगर कोई झगड़ा हो सकता है तो हो सकता है, आप और मैं बहस कर सकते हैं कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ साहब, जरा मेरा तो इतना वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है कि वो पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो रखें तो उनके लिए अच्छा है, और जनरल बाजवा साहब जितने खामोश रहे इतना उनके लिए अच्छा है। अगर मैं आखिर में आपसे ये कहूँ कि इस वक्त जो मुल्क में शदीद माशी कितना बड़ा क्राइसिस है, गालिबन तारीख़ में इससे पहले नहीं आया। एक बार फिर तहरीक तालिबान और उनके जो दाइश और कौन एक बार फिर हमला आवर हो रहे हैं। कभी कोहलू से ख़बर आती है, बलूचिस्तान से ख़बर आती है, एक ऐलान जंग उन्होंने किया हुआ है, बड़े हमले जारी हैं। यानी इतना इंटरनल और एक्सटर्नल इतनी सेंसिटिव सूरत हाल हो तो इस वक्त आप नहीं समझते कि बहरहाल हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में ऐसा बहुत ही न्यूट्रल, जेन्युइन न्यूट्रल और सेन किस्म के लोग हैं कि जिन्हें कम से कम इमरान खान साहब को भी रोकना चाहिए, और गालिबन यही मैसेज जनरल साहब को भी जाना चाहिए। ये तो मैंने आपको पता है पहले ही कह दिया कि वो ये कर सकते हैं। एक और बात ये भी है कि देखिए ये जो अभी जो आपने जो सिक्योरिटी की सूरत हाल, नाजुक सूरत हाल है तकरीबन, उसका जिक्र किया है। मैं ये समझता हूँ, और कोई ये इस पर मैं मुसर नहीं हूँ कि जी मेरी समझ बहुत है इसमें, लेकिन मेरा ये ख्याल ये है कि ये जो इंटरनल टर्मोइल पैदा हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हुए हैं, और इन दोनों की वजह से दुश्मन को मौका मिल गया है और यहाँ उनको स्पेस मिल गई है, उन्होंने ये सारा काम शुरू किया है। तो हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए अपने आप को इंटरनली दोबारा इंटीग्रेट करने के लिए। उसमें मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर कोई रोल प्ले करें दोनों धड़ों को करीब लाने का, सिचुएशन को संभालने का, तो उसको मैं नहीं कहता कि वो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। दूसरी बात यह है कि जब आप एनालाइज करें, जब मैं एनालाइज करूं, जब और कोई हमारे लीडरशिप देखे, तो बड़ी पिक्चर को ना भूलें। जब आप बात करते हैं कि उधर से हमले दोबारा शुरू हो गए हैं, तो ये भी आप याद रखें कि IMF आपको किस तरीके से स्क्वीज कर रहा है। ये भी आप याद रखें कि आज भी गुफ्तगू हो रही है, एक डायलॉग हो रहा है पाकिस्तान आर्मी और अमेरिकन आर्मी के दरमियान। तो मेरे भाई, बड़े भाई, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप ये समझें कि ये जो तहरीक तालिबान के हमले हो रहे हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है फॉरेन पॉलिसी से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है बाकी चीज़ों से, तो वो तो फिर छोटी बात हो जाएगी। तो बड़े सीन को अगर आप ध्यान में रखें तो तब ये मामले सीधे होंगे। आपको चंद एक फैसले करने हैं, बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। जब वो फैसले हो जाएंगे तब ये बात फिर आगे बढ़ेगी कि लड़ाई किसके साथ करनी है और बात किसके साथ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नईम लोधी साहब, अब हमेशा मेहरबानी फरमाते थे। मेरा आपका एक न्याज़बंदी का जो रिश्ता है उसके तहत मैं फिर बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी तरफ वो तो जनाब रोज़ का पेट्रोल का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, अब लीजिए आटा आ गया, यानी जो हर इंसान की बुनियादी यानी रोटी ज़रूरत है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद कि फ्लोर मिल्स ने कहा है कि जनाब कल से हम अपना कारोबार बंद करने जा रहे हैं, यानी हमारे घर के चूल्हे रोटी पे नहीं आ सकेगी और तंदूर से भी नहीं मंगाई जा सकेगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलूरी आपको खुशामदीद कहता है। कोई दहाइयों पहले अयूब खां के दौर में शायर अवाम हबीब जालिब ने जब लिखा कि 20 रुपया मन आटा उस पर भी है सन्नाटा, और वली का सहगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा, कोरस की शक्ल में ये नज़म गाई जाती थी और हुक्मरानों को आटा चोर का खिताब दिया जाता था। बहरहाल ये भी हकीकत है ना कि 100 रुपये उससे ऊपर बल्कि 150 रुपये किलो आटा हो गया है। सियासी जमातों की भी बेहिसी और आवाम भी इसके आदी हो गए हैं। और अब फ्लोर एसोसिएशन ने ये धमकी दी है कि वो हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे साथ है आसिम रज़ा साहब, चेयरमैन फ्लोर एसोसिएशन। देखिए क्या झगड़ा क्या है, ज़रा मुझे बताएं। आप कहते हैं जी सरकारी रेट पर या आटा नहीं बेचेंगे, कल से हड़ताल कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसे ही है आसिम साहब?
देखिए हमारे कुछ ऑलरेडी एसओपी हैं जिसमें जब मिल की इंस्पेक्शन होती है उसके अंदर सफाई सुथराई मॉइस्चर रेशोज ये सारी चीजें इस पे किस चीज की कितनी सजा है वो डिफाइंड है। अगर हमने पोर्टल पे आज रिकॉर्ड नहीं दिया कि फला आटा फला दुकान पे जाएगा, एक दिन पहले हम इनको रिकॉर्ड दे देते हैं। वो एक दिन पहले देने से रिकॉर्ड वो अगले दिन वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी एक अलग से सजा है। लेकिन वो 20,000 50,000 लाख रुपया एक दिन के लिए मिल का कोटा बंद, 2 दिन के लिए बंद, ये डिटेल सजाएं हैं। जब ये नए सेक्रेटरी साहब आए तो ये आए थे चूंकि एज के कमिश्नर पहले ये काम कर रहे थे। अब उन्होंने आके समझा कि शायद सेक्रेटरी फूड ने फ्लोर मिल्स को पर्सनली जाके इंस्पेक्ट करना है और उनको सजाएं डिसाइड करनी। नहीं लेकिन आसिम साहब बात यह है कि आप जो सिक्योरिटीज की लोगों की बातें कर रहे हैं, इनके लिए तो माशाल्लाह ये लोग कहते तो केक वेक खा लेंगे, लेकिन सफ़र तो आम आदमी करेगा ना, जिसका रोटी पहली ग़िज़ा है करोड़ों लोगों की पाकिस्तान में। मोहतरम आसिम साहब, आपने जो कहा ब्रिल साहब बिल्कुल ठीक है। देखें पिछले साल जो लास्ट आपकी मेरी बात हुई थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था ये 18,000 टन गंदम का इजरा कर रहे हैं, जबकि इन्हीं दिनों में पिछले साल 25,000 और उससे पिछले साल 27,000 टन गंदम इशू हो रही थी। जैसे ही आप देखें इन्होंने 26,000 टन किया तो पूरा पंजाब स्मूथ रनिंग में आ गया। अच्छा, वो खाली फर्क पंजाब में नहीं था, KPK का भी 3 से 4,000 टन 5,000 टन कम इशू हो रहा था, इसी तरह 7,000 टन या 5,000 टन सिंध में भी कम था। तो ओवरऑल 11,000 टन का इशू का फर्क था बलोचिस्तान, सिंध और KPK का और पंजाब का। जैसे ही वो गैप फिल हुआ मार्केट सुकून में आ गई। अब अगर हम इसको इस तरह ले लें कि वो मिलों पे डाली जाती तो कैसे गुजारा चलता? वो दाना पिसना है, उसका आटा बनना है तो आम लिखा नहीं मैं आसिम साहब फिर मैं अपना आसिम साहब बसत एहतराम मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि मिल्स आप जब बंद करेंगे तो घरों के जो तवे जो हैं वो ठंडे रहेंगे, तंदूर जहाँ अक्सरियत अब खाती है वो ठंडे पड़ जाएंगे। नुकसान तो आम आदमी का होगा ना, उसे भी तो बताइए आप, उसके लिए कोई विंडो दरवाज़ा आपने बजा का। इसी वजह से हमने आज से 8 दिन 9 दिन पहले एक मीटिंग की जिसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने तमाम जो हमारे सूबे की है कंसेंसस के लिए मीटिंग बुला ली और उस मीटिंग के अंदर हम ये चीजें डिस्कस अंदर जो SOPs हैं, जो पॉलिसी है, अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हुई तो हम 1 हफ्ते के बाद अमल देंगे। जब अमल की बात हमने कहा जी हम आज बंद नहीं कर रहे, हम फिर 4 दिन का टाइम दे रहे हैं। नहीं वो तो आपने टाइम दे दिया, चलें वो तो टाइम, अब तो आप कल कह रहे हैं ना मैं हड़ताल करने जा रहा हूँ, तो अभी भी आपने कोई मुज़ाकरात जारी हैं अंडर द टेबल, कोई सिलसिला खुला रखा है, दरवाजे खुले हुए हैं मुज़ाकरात के? आसिम साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, सेक्रेटरी साहब ने तो जरूरत ही महसूस नहीं की कभी मुज़ाकरात की। कभी किसी DFC को कह देते हैं कि मेरी मीटिंग करवाओ, तुम लेके आओ, अच्छा वो DFC अपने लिए वो समझते हुए शुरू हो जाता है कि आप मेरे साथ चलें। कभी कोई असिस्टेंट डायरेक्टर फूड आ जाएगा, कभी कोई DD आ जाएगा, डायरेक्टर फूड है या वो खुद है, उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स जीरो है, किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है। वो बाज़िद है मेरे दरवाजे खुले हैं, जिस तरह उनके दरवाजे खुले हैं हमारे मुज़ाकरात के लिए हम हर टाइम हाजिर हैं। हम अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हाजिर हैं, वो अपने घर बैठे हुए कह रहे हैं मेरे दरवाजे खुले हैं, तो इसमें दरवाजे वो खुले रखें, हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। हाँ देखें जी, मैंने कहा ना कि फिलोन कह रही है कि जी हम बंद कर देंगे, सिक्योरिटी साहब बात नहीं कर रहे, और हैरत है कि आवाम की हुकूमत जो बड़ा दावे कर रही है, चाहे हमारे शरीफ ख़ानदान हो, चाहे जरदारी साहब की कोलिजन गवर्नमेंट में शामिल हों, उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि फ्लोर मिल बंद होने से जो जब आटा दस्तयाब नहीं होगा तो घरों में क्या खाया जाएगा, तंदूरों से जो मैंने कहा अक्सरियत वो ठंडे पड़ जाएंगे। सोचने की बात है ना। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।